गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोगों ने स्टार्ट किया था वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपकी सब्जेक्ट ME 201 के ऊपर, जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्ट्रेस क्या होती है, कितने टाइप की स्ट्रेसेस होती हैं और कैसे कैसे वो लगती हैं। आज उस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करेंगे आपके टॉपिक 1.3 जो कि है हुक्स लॉ। देखिए, टॉपिक नेम आपका हुक्स लॉ है केवल, लेकिन इसमें मैं आपको बता देता हूँ आज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा स्ट्रेन के बारे में, जो हमारा अभी रह गया था, बेसिक इंट्रोडक्शन स्ट्रेन के बारे में। और उसके बाद मैं आपको हुक्स लॉ के बारे में बताऊंगा, स्टेटमेंट उसका क्या है, कैसे वो अप्लाई होता है, क्या उसका रहता है रिलेशन। देन उसके बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर करेंगे, वो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। और वो हम लोग देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ए माइल्ड स्टील। एक टेंसाइल टेस्ट से जो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम निकलता है, जो ड्राइव होता है, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे हम अच्छे से। और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं लेक्चर आज का। सबसे पहला टॉपिक स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेस हमने कल पढ़ा था, स्ट्रेन क्या होता है एक डिफरेंट टर्म है, पढ़ते हैं एक बार। व्हेन ए सिंगल फोर्स और ए सिस्टम फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि कोई भी अगर फोर्स या फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस लगते हैं किसी बॉडी के ऊपर तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आता है, एंड दिस डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेन कुछ नहीं है, स्ट्रेन केवल जो डिफॉर्मेशन आपका आ रहा है उसको अगर हम पर यूनिट लेंथ की बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन। देखिए, स्ट्रेन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, ये हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन आज केवल एक बेसिक स्ट्रेन की बात थी, वो मैंने आपको बता दिया है क्योंकि हुक्स लॉ में आपके काम आएगा। अब मैथमेटिकली स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं वही आपको बता दिया, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए डिफॉर्मेशन क्या होगा, लाइक हम एक बार की बात करते हैं, एक बार या एक रोड लेते हैं, उसमें अगर हम लोग उसको खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसकी या तो लेंथ में चेंज आएगा और डायमीटर में चेंज आएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल की, अभी लेंथ के वाइज। तो लेंथ में अगर मान लीजिए उस रोड को हम लोग खींचते हैं तो उसका कुछ पार्ट बढ़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन। तो वही लिखा है कि इलोंगेशन, जो डिफॉर्मेशन आएगा वही इलोंगेशन होगा, डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो हमने बोला। तो इसे ही हम लोग अगर इस तरह से फॉर्मूला में दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन। देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं इस एप्सिलॉन साइन से, और यहाँ पे लिखेंगे ऊपर डेल्टा एल की जो भी डिफॉर्मेशन या फिर चेंज इन लेंथ आएगा, और नीचे हम लोग लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ या फिर जो भी कंप्लीट लेंथ है उस बॉडी की। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। और इसके जो टाइप्स हैं कई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या आपके चैप्टर में आते जाएंगे आगे टॉपिक, तब हम इनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम स्ट्रेन में इतना ही करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपका जो टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के बारे में देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ड आता तो आपको दोनों वर्ड क्लियर होने चाहिए कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट। ये काफी इंपॉर्टेंट आपका इसका स्टेटमेंट है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेन के, लेकिन कब तक होगा, केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो हुक्स लॉ जो होता है वो केवल प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड रहता है, यह आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेस को डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी के साथ स्ट्रेन, और स्ट्रेस को हम लोगों ने देखा था कि सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ पे कैपिटल ई। तो सिग्मा इक्वल्स टू कैपिटल ई इंटू स्ट्रेन एप्सिलॉन। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड द इलास्टिक मॉड्यूलस और यंग्स मॉड्यूलस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
इसको नाम दिया गया है। इट हैज द सेम यूनिट एज स्ट्रेस और E इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल यूज। E जो होती है एक प्रॉपर्टी होती है एक मटेरियल की। इसका मतलब है कि ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी जो भी, और जब भी ये मटेरियल यूज होगा तो उस मटेरियल की ये E हम जनरली कांस्टेंट मानेंगे। एंड उसके बाद हुक्स लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इन द सेम डायरेक्शन ओनली। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिएगा स्टूडेंट्स क्या बोल रहा हूं मैं, कि हुक्स लॉ जो रिलेशन ये इसने दिया है कि स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये केवल सेम डायरेक्शन में हम लोग बात कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखिए यूनिएक्सियल स्ट्रेस था, एक बायएक्सियल था, एक ट्राइएक्सियल था। तो अगर हम लोग बात करें ट्राइएक्सियल वाले में, तो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस लग रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेन तो एक्स में भी आएगा, वाई में भी आएगा और जेड में भी आएगा। लेकिन जो यहाँ पे हम लोग हुक्स लॉ लगाएंगे कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इसमें जो स्ट्रेन आएगा वो केवल एक्स डायरेक्शन वाला ही कंसीडर करेंगे। और अगर वाई डायरेक्शन वाली स्ट्रेन की वजह से बात कर रहे हैं, स्ट्रेस की वजह से, तो उसमें वाई डायरेक्शन वाला बात करेंगे। तो वहां पे ही हम लोग ये लगा सकते हैं। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन का स्ट्रेस जिसे हम सिग्मा एक्स लिखते हैं उसे हम प्रोपोर्शनल लिख दें स्ट्रेन किसके, वाई डायरेक्शन के, तो ये गलत होगा। स्लो होता है, इसकी देखिए लिमिटेशन एक तरह से बोल लीजिए कि ये सिंगल डायरेक्शन में ही वैलिड है और ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है। तो ये आपका था हुक्स लॉ, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, ध्यान रखिए इसे, और काफी यूज आता है। आगे बढ़ते हैं, आपका टॉपिक यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इसके अंदर देखते हैं, यंग्स मॉड्यूलस आपको बता ही चुका हूं मैं क्या था, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उसको फिर एक बार देख लेते हैं। हुक्स लॉ से हमने लिखा सिग्मा इक्वल टू कैपिटल E मल्टीप्लाई एप्सिलॉन। यहाँ से जब हम कैपिटल E या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को लिखेंगे तो वो लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इसकी यूनिट जो होती है वो स्ट्रेस की यूनिट के ही सेम होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेन आपका यूनिटलेस होता है। और इसका यूज क्या किया जाता है, इट इज यूज टू कैलकुलेट स्ट्रेस। देखिए डिफरेंट कंडीशंस में क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशन या वैल्यूज अगर निकालनी होती है तो हमें ये यूज करते हैं। जनरली क्या होता है, हमें डिफॉर्मेशन वगैरह दिया होता है, कितना इलोंगेशन है या इतना कॉन्ट्रैक्शन है इसमें, तो वहां से हम लोग स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं और E की हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, वहां पे स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस वहां पे लगाया वो हम उसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्ट्रेस हमें क्यों जरूरी है कैलकुलेट करना, बिकॉज हम उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिजाइन करेंगे। जितना उसका मैक्सिमम स्ट्रेस वो विथस्टैंड कर सकता है उससे ज्यादा उस पर लोड नहीं लगना चाहिए, या फिर उससे अच्छा मटेरियल या फिर उससे ज़्यादा बड़ा मटेरियल वहाँ पे वो यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो जो मेन पर्पज़ है वो आप समझिए डिज़ाइन ही है कंपोनेंट की या पार्ट की। और इसी तरह से इसमें आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और लिखी हुई है, देखिए द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द स्लोप ऑफ इट्स स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन द इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बात कर रहा है, इस लाइन को अभी आप रहने दीजिए, मैं आपको आज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये और क्या ये बोल रहा है कि स्लोप कैसे है इसका। तो अब क्लियर रखिए जो चीजें आज हमने देखी, स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेन हमने देखा, स्ट्रेन के बाद हमने देखा हुक्स लॉ क्या कहता है, उस लॉ के बाद उसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके बारे में हम देखा। अब हम बात करेंगे आगे जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। तो उसके बारे में आपको पहले मैं एक आइडिया देता हूं कि कैसे ये निकाला जाता है, क्या ये होता है, इसके थ्रू क्या क्या हम लोग पता करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी इस वक्त। तो इसमें आप देखिए कि पहली बात तो हो क्या रहा है, हम लोग डिफाइन क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं कि कितना डिफॉर्मेशन करने पे उसमें कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है और कैसे वो मटेरियल बिहेव कर रहा है जैसे जैसे हम लोग लोड बढ़ा रहे हैं और डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तो कैसे कैसे वो जो है स्पेसिमेन आपका कंपोनेंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका पूरा ये आपको देता है।
अब जनरली हम लोग जो यहाँ पे आपका यूज का अभी आपका देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, वो हम लोग देखते हैं माइल्ड स्टील के लिए। तो उसका जो स्पेसिमेन है, और ये देखते कैसे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता कहाँ से है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आता है टेंसाइल टेस्ट से। टेंसाइल टेस्ट आपको सॉम की लेबोरेटरी में कराया जाएगा। सॉम की लेबोरेटरी में टेंसाइल टेस्ट देखिए होता है यूटीएम मशीन पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन नाम है उसका, यूटीएम जिसे हम बोलते हैं। उस पर टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और उसके लिए स्पेसिमेन देखिए, ये स्पेसिमेन है जो आपको दिख रहा है सामने फिगर में। इसमें इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका सर्कुलर है, इसका आपको फ्रंट व्यू दिखा रखा है। और इसमें आप देखिए इसकी टोटल लेंथ जो है वो एल है, लेकिन एक और स्मॉल लेंथ इसमें डिफाइन की गई है एल जी, इसे हम लोग बोलते हैं गेज लेंथ। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझिए क्या होता है ये। तो मैं पढ़ देता हूं एक बार। एल जी गेज लेंथ कौन सी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन ऑन विच वी वांट टू डिटरमाइन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखिए टेंसाइल टेस्ट का मतलब ही वही है, मेनली हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करने के लिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब देखने के लिए हम लोग उसमें टेंसाइल टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए जो जितनी लेंथ हम लोग लेते हैं स्पेसिमेन की, उसी को हम लोग बोलते हैं गेज लेंथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्पेसिमेन का पूरी लेंथ तो एल है, लेकिन हम लोग केवल इतने से पार्ट में इसकी स्टडी करेंगे या प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो उसे हम लोगों ने नाम दिया है एल जी, जिसे हम लोग कहते हैं गेज लेंथ। तो देखिए वही है, द यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन द टेंसाइल टेस्टिंग मशीन। तो यहाँ पे यूनिएक्सियल टेस्टिंग हो रही है, और वो कैसे हो रही है उसका एक फिगर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो देखिए ये है टेंसाइल टेस्ट जो मैं आपको बता रहा था फिगर। उसमें देखिए आप देख सकते हैं राइट साइड में जो दिख रहा है ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है जो पिछली साइड में हमने देखा। उसके बाद ये देखिए यहाँ मशीन के बता रखा है कि दोनों साइड क्या होते हैं, फिक्स्ड हेड होते हैं। उन फिक्स्ड हेड में ये आपका स्पेसिमेन लगाया जाता है, और यहाँ पे क्या होता है दोनों साइड से इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है, इसको खींचा जाता है, जिससे इसके टाइम पे लोड को ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है, और उसके बेसिस पे इसके बिहेवियर की स्टडी की जाती है टेंसाइल टेस्ट के माध्यम से। तो उसी टेंसाइल टेस्ट के माध्यम से हमें एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या कर्व बोल सकते हैं वो प्राप्त होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे होता है और कैसे ये बिहेव करता है, वो कंप्लीट मैं आपको उस फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। तो आते हैं अब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द माइल्ड स्टील। तो ये देखिए ये आ गया आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील, जो कि आपको मिलता है टेंसाइल टेस्ट के थ्रू। तो समझ लेते हैं डायग्राम, जैसे कि आपको बता ही रखा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में होगा। तो सबसे पहले स्ट्रेस जो होगा यहाँ आपका वाई एक्सेस पे होगा, सिग्मा से आप इसे डिनोट कर रहे हैं देख सकते हैं आप, और एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन रहेगा, एप्सिलॉन से आप इसे डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं फिगर की। तो फिगर में देखिए आप कर्व बन रहा है, पहले ये कुछ लीनियर टाइप का है, फिर ये थोड़ा कर्वेचर हो गया है, वो बढ़ रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, देन वापस इंक्रीज हो रहा है, फिर एक मैक्सिमम लिमिट तक जा रहा है, देन लास्ट में वो एफ पॉइंट पे जाके रुक जा रहा है। कि जो पॉइंट्स है ए बी सी डी ई एफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर, तो उसे हम लोग समझते हैं। एक एक वन बाय वन में पॉइंट्स पे जाऊंगा और समझाऊंगा आपको कि कौन सी लिमिट क्या होती है, कहाँ पे कैसा मटेरियल बिहेव कर रहा है। और एक तरह से आप देख सकते हैं कि दो पार्ट में ये बटा हुआ है। बी पॉइंट तक जो है ये इलास्टिक रीजन कहलाता है, और बी पॉइंट के बाद प्लास्टिक रीजन ये कहलाता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए वन बाय वन पॉइंट्स की बात करते हैं जिससे इजी रहेगा। सबसे पहले ओ से ये स्टार्ट होके लीनियरली आप देख रहे हैं ये ए तक लीनियरली आपको बढ़ रहा है। तो ओ से ए तक ये जो आपको रीजन दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट। ये आपको मैंने बताया था, कुछ नाम याद आ रहा होगा आपको, थोड़ी देर पहले हमने हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ में हमने डिफाइन किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो लीनियर रिलेशनशिप होता है वो कहाँ तक वेरी करता है, वो वेरी करता है केवल मतलब जो लिमिट होती है उसकी वो होती है प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो ए जो पॉइंट है ये है वो प्रोपोर्शनल लिमिट, और ओ से ए तक इस लाइन का जो स्लोप होगा
वो आपका हुक्स लॉ से आप देख सकते हैं, वो होगा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब और लोड बढ़ रहा है या स्ट्रेस आगे जनरेट हो रही है, तो देखिए ए से जब ऊपर बढ़ते हैं तो ये जो लीनियर को फॉलो ना करते हुए लीनियर से डेविएट हो जाता है, लेकिन इंक्रीज ये कर रहा है और बी पॉइंट तक ये ऐसा रहता है। अब बी पॉइंट तक वो पॉइंट है इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट का मतलब है कि यहां तक जो मटेरियल रहता है वो इलास्टिक लिमिट में रहता है, और यहां तक अगर कोई भी डिफॉर्मेशन होता है तो वो वापस रिगेन कर लेता है। हाँ, तो ये जो बी पॉइंट है यहां तक आपका रहेगा इलास्टिक रीजन, कि जितना भी डिफॉर्मेशन यहां तक होगा वो आपका यहां से रिकवर्ड हो जाएगा, और इसी को इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं हम लोग। जब इससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो डिफॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में। तो सी और डी जो पॉइंट है आपके, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर आते हैं, और इनको नाम देते हैं हम लोग अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। और देखिए इसमें दो पॉइंट ये बना के यील्ड पॉइंट्स हैं ये, और यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आपका स्ट्रेस हो जाता है। और यील्ड स्ट्रेस देखिए वही स्ट्रेस होती है जो यील्ड पॉइंट्स पे होती है, मींस वो स्ट्रेस की वैल्यू जहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए और आगे जब ये बढ़ाते हैं हम लोग तो ये इंक्रीज करता है स्ट्रेस इसका, और एक मैक्सिमम लिमिट जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ई तक पहुंचता है। ये पॉइंट ई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जहां तक फ्रैक्चर नहीं हो पा रहा है। विदाउट फ्रैक्चर जो मैक्सिमम लिमिट है ई ये आपकी स्ट्रेस की, वो यहाँ पे है ई पॉइंट पे। इसे हम लोग नाम देते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, यूटीएस इसका नाम है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, जब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए ई के आगे क्या होता है कि आपका जो क्रॉस सेक्शन होता है कंपोनेंट का वो बहुत कम होने लगता है, रैपिडली वो रिड्यूस होने लगता है। इसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस होता है वो डिक्रीज करने लगता है, और लोड भी आपका यहाँ पे कम कर रहा है। और यहाँ से ये बढ़ता, ये कम होता हुआ एक पॉइंट एफ तक, जहाँ पे वो आपका जो है स्पेसिमेन या फिर आपका कंपोनेंट वो फ्रैक्चर हो जाता है, वहां पे आपका पॉइंट कहलाता है एफ। और एफ पे जो स्ट्रेस होती है देखिए उसे हम लोग नाम देते हैं रप्चर स्ट्रेंथ। रप्चर स्ट्रेंथ क्या है कि वो स्ट्रेंथ की वैल्यू या वो स्ट्रेस की वैल्यू जिस पे कुछ ही टाइम के अंदर फेलियर होने वाला है या फिर रप्चर होने वाला है, उसे हम लोग बोलते हैं रप्चर स्ट्रेंथ। इसको हम आगे और अच्छे से भी बताएंगे आपको। तो ये था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसमें जो मेन पॉइंट्स थे वो ए प्रोपोर्शनल लिमिट, बी आपका इलास्टिक लिमिट, सी आपका अपर यील्ड पॉइंट, डी आपका लोअर यील्ड पॉइंट, ई आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और एफ आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ये आपका होता है। और देखिए ई से एफ के जो रीजन है यहाँ पे जब वो क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है तो उसे हम लोग नेकिंग रीजन भी कहते हैं, और ये सारा पार्शियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में आता है, और जो बी पॉइंट तक रहता है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन रहता है। तो इस तरह से ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है माइल्ड स्टील के लिए। अच्छे से ये ध्यान रखिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को एक्सप्लेन कर रखा है आपको, जैसे मैंने बोला है जो पॉइंट बाय पॉइंट वो हम एक बार रीड आउट कर देते हैं कि कौन से पॉइंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आते हैं हम लोग ए पॉइंट पे। सो आप कह सकते हैं, सो इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट द स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सॉरी ये गलत प्रिंट हो गया है, कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और इलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू द लोड गिविंग ए स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। वही बात कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में, और दिस लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज वैलिड अप टू पॉइंट ए। वी कैन से दैट एट पॉइंट ए some ultimate point A वो ultimate point है when the linear nature of the graph ceases or there is a deviation from the linear nature. This point is known as the limit of proportionality or the proportionality limit. वही ये आपको मैंने सारा समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं B point पे। For a short period beyond point A, the material may be elastic
in the sense that the deformations are completely recovered when the load is removed. The limiting point B is termed as the elastic limit. वही बात मैंने आपको बताई थी कि A से जब हम लोग ऊपर जाते हैं थोड़े टाइम तक वो कर्व लीनियर नहीं रहता है, लेकिन वहां पे मटेरियल आपका इलास्टिक ही रहता है, और B पॉइंट उसको हम नाम देते हैं जहां पे हम लोग क्या कहलाते हैं, इलास्टिक लिमिट। इसके बाद बात करते हैं C एंड D पॉइंट्स की। देखिए, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अकर्स एंड द स्ट्रेन्स आर नॉट टोटली रिकवरेबल। वही बात हो गई है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया है, ये कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी दस परमानेंट डिफॉर्मेशन और परमानेंट सेट व्हेन लोड इज रिमूव्ड। जब वही बात है, ठीक है, द पॉइंट्स, दीज टू पॉइंट्स टर्म्ड एज अपर एंड लोअर यील्ड पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली, the stress at the yield point is called the yield strength. The stress at the yield point is called the yield strength. वही मैंने आपको बताया था yield strength क्या होती है। A further increase, अब बात करते हैं E point की, उसके बाद a further increase in the load will cause marked deformation in the whole volume of the metal. अब इसके बाद जो होगा वो पूरी की पूरी वॉल्यूम में उसको डिफॉर्म करेगा। The maximum load which the specimen can withstand without failure is called the load at the ultimate strength. The highest point E of the diagram corresponds to the ultimate strength of a material. The highest point E of the diagram corresponds to the ultimate strength of the material. यही मैंने आपको बताया था, E point वो मैक्सिमम स्ट्रेस की लिमिट जहां पे वो विदाउट फेलियर सस्टेन कर सकती है, वो कहलाती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसको SU से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, वो आपको वही चीज लिखी हुई है, इसकी जो डेफिनेशन है। अब देखिए, इस तरह से आपका ABCDE है, पॉइंट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका पॉइंट जो है F। अब वही मैं आपको बताया था, ये कौन सा रीजन होता है, नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक गर्दन की तरफ बहुत पतला हो जाता है बीच में से, और वो बिल्कुल फ्रैक्चर के बहुत करीब होता है। उसके बाद तो वो देखते हैं हम, वो बियॉन्ड पॉइंट E द बार बिगिंस टू फॉर्म नेक, द लोड फॉलिंग फ्रॉम द मैक्सिमम until the fracture occurs at F. Beyond point E, the cross-sectional area of specimen begins to reduce rapidly over a relatively small length of the bar, and the bar is said to form a neck. This necking takes place while the load reduces and the fracture of the bar finally occurs at point F. और फाइनली जो F पॉइंट है वहां पे वो फेलियर हो जाता है, और फेलियर से जस्ट पहले बोल सकते हैं हम लोग जो स्ट्रेस होती है, जो उसको हम लोग बोलते हैं उसकी रप्चर स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी कुछ डेफिनेशंस हैं एक दो, वो आप देख लीजिए, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं, इसी से रिलेटेड है तो इसलिए जल्दी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ स्ट्रेस एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके इसमें। देखिए, इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या होता है प्रूफ स्ट्रेस, क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम समझते हैं कि क्या कंफ्यूजन क्या है। प्रूफ स्ट्रेस इज द स्ट्रेस दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस अंडर लोड a defined amount of permanent residual strain. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, which a material can have without appreciable structural damage. ये वो स्ट्रेस है जो किसी भी लोड लगने पे आपका एक डेफिनेट अमाउंट का परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें ला सके, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। अब लोग आप ये बोलेंगे कि ऐसा ही कुछ तो हमने यील्ड स्ट्रेस भी पढ़ा था। यील्ड स्ट्रेस भी हमने पढ़ा कि वो स्ट्रेस की वैल्यू जिस पे परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है उसे हम लोग यील्ड स्ट्रेस कहते हैं। देखिए, बहुत ही सिमिलर चीजें हैं, थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस। ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस क्यों कहते हैं, देखिए इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बोला जाता है, यील्ड स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जहां पे परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और प्रूफ स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है जहां पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का डिफॉर्मेशन हो चुका हो, जिसे हम लोग जनरली देते हैं 0.2%। अगर 0.2% पे जो स्ट्रेस की वैल्यू अगर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से अगर हम लोग देखें तो जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो हमारी प्रूफ स्ट्रेस कहलाएगी।
तो ये भी एक्सपेरिमेंटली ही बोला गया है। जनरली द अमाउंट ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इज टेकन एज 0.2%। इसको और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, देखिए, a good way of looking at the offset yield stress is that after a specimen has been loaded to its 0.2% offset yield stress, then unloaded it will be 0.2% longer than the before। देखा आपने, जो अनलोडिंग जब उस पर कर देंगे तो जो आपका बचेगा स्पेसिमेन वो 0.2% लॉन्गर होगा उससे। इट मीन्स उसमें इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। तो इस पे जो वैल्यू रहेगी 0.2% स्ट्रेन पे, वही वैल्यू हमारी कहलाएगी प्रूफ स्ट्रेस। और जब वो स्टार्ट होगा एकदम, वो वैल्यू हमारी कहलाएगी यील्ड स्ट्रेस। बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, आपसे ये काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है, तो आप क्लियर रखिए ये क्या चीज डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इस तरह से इसका प्रूफ स्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल स्ट्रेस एक सिंपल डेफिनेशन है, स्ट्रेस कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए स्पेसिमेन without taking into account the effect of geometrical discontinuities such as holes, grooves, fillets। देखिए क्या होता है, जनरली हम लोग जब स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं कि जो है एक्सटर्नल लोड या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड पर यूनिट एरिया। अब देखिए उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग नेट लिख लेते हैं, लेकिन उसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट करें विदाउट टेकिंग द इफेक्ट ऑफ, अगर मान लीजिए इसमें कोई होल हो रहा है, कोई ग्रूव हो रहा है, कोई फिलेट्स हैं उसके अंदर, उनको इफेक्ट में ना लेते हुए अगर हम लोग उसे कहते हैं लाइक स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं, तो स्ट्रेस को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल स्ट्रेस। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट पॉइंट है हमारा रप्चर स्ट्रेंथ, जो मैं आपको कई बार बता ही चुका हूं, अभी पिछले उसमें देखा भी हमने। रप्चर स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस एट द स्पेसिफाइड एनवायरमेंटल कंडीशंस। देखिए इसमें ये भी रहता है कि इस एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी ये डिपेंड करती है कि उसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में, जिसमें क्या क्या आता है, टेम्परेचर ले सकते हैं, ह्यूमिडिटी ले सकते हैं, केमिकल एनवायरमेंट भी ले सकते हैं, to produce rupture in a fixed amount of time usually given in hours। देखिए क्या होता है, वही चीज है कि वो अमाउंट जहां पे वो रप्चर प्रोड्यूस करने वाली हो या कुछ ही टाइम में होने वाला हो उसका फ्रैक्चर या रप्चर, तो उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं रप्चर स्ट्रेंथ। और ये जो टाइम हमें दिया जाता है जनरली आवर्स में होता है कि लाइक 2 आवर्स या 3 आवर्स में ये ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रप्चर स्ट्रेंथ भी हो चुका है। आपका जो 1.3 टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन थी, टर्मिनोलॉजी थी, वो सारी हमने यहाँ पे कवर करी है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हुई होगी। अब आगे हम लोग बात करेंगे आपके कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की इस चैप्टर में। थैंक यू।